हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लेक्चर नंबर 3 बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 11th IIT JEE एंड नीट फाउंडेशन के लिए लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए। इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में विशेष जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, क्योंकि हर जगह लगभग आ जाता है। केमिस्ट्री में थोड़ा कम आता है, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स में हर जगह भरा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री और इससे रिलेटेड बातें। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इतना भी डिटेल नहीं करेंगे कि जो 11th में ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि कंप्लीट उनमें एक प्लेन ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ाई जाती है, उतना भी डिटेल में नहीं बात करेंगे। लेकिन हाँ, हमारे काम का जो कुछ भी है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे बच्चे। ठीक है, तो बिना देरी के आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा क्या, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जब भी हम लोग सोचते हैं तो यहाँ एक बेसिक बात आता है हमारे सामने कि यार कोड क्या है, यानी कि एंगल क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोड के बारे में कि भैया कोड क्या होता है। जनरली जो एंगल होता है ये किसी एक मतलब एक लाइन का दूसरे लाइन पे प्रोजेक्शन होता है, या यूं कहें एक सर्कुलर आर्क या आर्क अपने सेंटर पर कितना एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है, दैट इज मतलब प्रोजेक्शन ऑफ द आर्क ऑन इट्स सेंटर इज नोन एज एंगल। अब प्रोजेक्शन ऑफ आर्क क्या है, कैसे इस चीज को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये क्लास 11th में मैथ के बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही शुरू किया जाता है वहां पे पढ़ाया जाता है। फिलहाल के लिए फिजिक्स में तो हमको पहले ही चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, इसका कुछ यहाँ सेंटर है बेटा C, इसका कुछ रेडियस मान लो R है। तो एक हमने ऐसे आर्क लेंथ ऐसे काटा यहाँ से A से B मान लिया, तो AB बेटा हमारा क्या हो गया, आर्क हो गया। अब ये आर्क हमारा कितना प्रोजेक्शन दे रहा है इस सेंटर पे, इस सेंटर पर कितना प्रोजेक्शन दे रहा है, इसी को हम लोग बोल देते हैं थीटा। और इस एंगल को जनरली जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, जनरली जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कोड, उसे बेटा बोलते हैं प्लेन एंगल। कौन सा एंगल, प्लेन एंगल। प्लेन का मतलब होता है 2D एंगल, 2D एंगल प्लेन एंगल, है ना। हमारे जो मैथ डिपार्टमेंट में या बेसिक मैथ में भी हमें डिस्कस करना हो प्लेन एंगल के बारे में बेटा डिस्कस करना है। एक सर्कल क्या है, 2D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आर्क कितना प्रोजेक्शन दे रहा है सेंटर पे, उसको बोल देते हैं बेटा थीटा, यानी कि कोड यानी कि एंगल। और इसी एंगल को हम जनरली बोलते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, तो प्लेन एंगल निकालने के लिए जो फार्मूला हमें मिला वो आर्क अपान रेडियस क्या है, हमने माना बेटा R माना है। इस एंगल को किस यूनिट में लिखा जाएगा, इसका SI यूनिट बेटा हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, या जनरली हमें क्या मिला हुआ है, रेडियन। सॉरी, हमें क्या यूनिट मिला है बेटा, रेडियन मिला है। क्या मिला है, रेडियन। तो प्लेन एंगल का SI यूनिट हम क्या यूज करते हैं, एंगल। अच्छा, फिजिक्स के बेसिस पे बात करें तो आर्क जो होगा मान लो हमने मीटर में कैलकुलेट किया है, रेडियस भी बेटा हमने मीटर में कैलकुलेट किया है, तो मीटर डिवाइडेड बाय मीटर। तो आपके हिसाब से इसमें कौन सा यूनिट आना चाहिए, तो आप कहोगे सर ये तो यूनिटलेस होना चाहिए, क्योंकि आर्क अपान रेडियस हो रहा है, रेडियस का भी यूनिट मीटर होगा SI, और आर्क एक लेंथ है तो इसका भी यूनिट होगा क्या, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। तो जनरली ये यूनिटलेस ऐसे तो है, लेकिन इसको अच्छे से जानने और पहचानने के लिए इसीलिए इसको पढ़ाया जाता है यूनिट एंड डायमेंशन में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके लिए एक यूनिट डिसाइड करा गया है जिसको रेडियन बेटा बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, रेडियन। RAD से लिखा जाता है, लेकिन इसको हम पूरा पढ़ते हैं रेडियन। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया बेटा कोड के बारे में, एंगल के बारे में। ठीक है ना। और ये कैसा एंगल है, प्लेन एंगल है। एंगल क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ आर्क ऑन इट्स सेंटर इज नोन एज एंगल। कौन सा एंगल, प्लेन एंगल। बेसिक बात है, आपको पता होना चाहिए, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। और अगर एंगल के बारे में बात करो तो इसके कई सारे यूनिट आपको दिखाई देते हो। मैथ में आपको ऐसे पता लगता होगा थीटा, डिग्री। हमने कहा यहाँ पे थीटा क्या है भाई, रेडियन है। फिजिक्स में जनरली हम लोग मैक्सिमम जगह पे इसको क्या लिखेंगे, रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे बेटा, रेडियन के फॉर्म में। और कुछ माइन्यूट छोटे छोटे यूनिट और भी हैं इसके, अदर यूनिट क्या है भाई थीटा के। थीटा के अदर यूनिट अगर आप देखोगे
तो जनरली इसको मिनट में भी कहीं कहीं लिखा जाएगा, जनरली इसको सेकंड में भी कहीं कहीं लिखा जाएगा। तो ये अदर यूनिट में आ जाते हैं बेटा मिनट, और ये अदर यूनिट में आ जाते हैं बेटा मिनट और कौन, रेडियन, सॉरी डिग्री। मिनट और डिग्री और सेकंड ये अदर यूनिट में आते हैं। एसआई यूनिट किसी ने पूछा कि बेटा एसआई यूनिट क्या होता है एंगल का, ये बताओ, तो आप क्या कहेंगे, रेडियन। क्या कहेंगे बेटा, रेडियन। बहुत बेसिक बात है। चलिए, अब किसी ने आपसे पूछा कि हमारे सामने ये कुछ डायग्राम बने हुए हैं, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल के बारे में थोड़ी सी व्याख्या करें, एक्सप्लेन करें थोड़ी सी। तो हम कहेंगे भाई देखो, दो लाइन आपस में हमें पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। बेटा दो लाइन जब आपस में पैरेलल दिखाएंगे या दो वेक्टर जब आपस में पैरेलल होंगे तो इनके बीच का जो कोण होगा बेटा वो 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। डिग्री में भी हम बात कर रहे हैं, ये 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। फिर दो वेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, दो लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है, तो इनके बीच का जो कोण बनेगा बेटा इसे हम बोलेंगे 180 डिग्री। रेडियन में आप आगे पढ़ाया जाएगा, इसको पाई रेडियन बोल दिया जाएगा, है ना, पाई रेडियन, इसको आप रेडियन में पाई रेडियन लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दो अगर लाइन है आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ए और बी मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, अगर दोनों इस तरह से बने हुए हैं तो ये थीटा होगा बेटा, इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री, या रेडियन में बेटा इसको लिखा जाएगा π/2 रेडियन। आगे डिस्कस करेंगे रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन, ठीक है ना, ये बेसिक बात है। तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ का कोण क्या है भाई, दो लाइन इस तरह से है, यहाँ पे कोण क्या है, एक्यूट एंगल है, एब्ट्यूज एंगल है, कैसा एंगल है। तो बेटा आप इसको क्या बोलते हो, अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होता है तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, ये थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, लेस देन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री वाला है, यानी थीटा की वैल्यू हमारी लेस देन 90 डिग्री, तो यहाँ थीटा क्या है, एक्यूट एंगल इसे बोला जाएगा बेटा। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे हम देखें तो 90 डिग्री तो ऐसे हमारा जाना चाहिए, अब ये 90 डिग्री से अधिक है थीटा बेटा, तो इस थीटा को हम बोलेंगे ये थीटा हमारा 90 डिग्री से अधिक है ना, तो इस कोण को हम बोलेंगे बेटा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे बेटा इसे। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे बच्चे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा ज्ञान है जो आपके काम का है, इसको आप समझते चलिए और अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। कोई दिक्कत हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो बेटा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ एंगल। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग वाले स्लाइड में ही बता दिया था कि जनरली यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, रेडियन होता है, बट इसके कुछ अदर यूनिट जैसे डिग्री, मैथ में हम लोग डिग्री जनरली पढ़े हैं 10th में, है ना, और मैथ में 11th 12th में भी लगभग डिग्री ही चलता है। हाँ, जब कहीं पे भी बहुत रेयर केसेस में यूनिट देखा जाता है मैथ में, कहीं कहीं रेडियन शब्द यूज कर लिया जाता है मैथ में, है ना, बट फिजिक्स में भाई यूनिट का ही सारा खेल है, ठीक है। तो एसआई यूनिट का क्या है भैया, इसका मतलब एसआई यूनिट का, इसका यूनिट क्या है भाई, एसआई यूनिट सिस्टम में क्या है यूनिट, हमने अभी जस्ट बताया रेडियन है। क्या है बेटा, रेडियन है। इसको लिखेंगे कैसे, RAD, यानी कि पूरा ऐसे लिखेंगे रेडियन, ठीक है भाई। अदर यूनिट्स, अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स, हमने सबसे पहला नाम लिया था बेटा डिग्री का। किसका नाम लिया था, डिग्री का। वो MA BA BSc BTech है ना, MBBS की डिग्री नहीं, ये अलग डिग्री है, ठीक है ना। और वो टेम्परेचर वाली भी डिग्री नहीं है, ये डिग्री अलग है बेटा, ठीक है, डिग्री। अच्छा, अदर प्रैक्टिकल यूनिट में क्या है भाई, डिग्री है, और क्या है, मिनट है, और क्या है बेटा, मिनट है, और क्या है, सेकेंड है, और क्या है बेटा, सेकेंड है। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा आपसे, इनके बीच का रिलेशन बात किया जाएगा यहाँ पे। तो बेटा 1 डिग्री बराबर होता है बेटा 60 मिनट। मिनट को ऐसे लिखा जाता है ना, स्टार्टिंग में मैंने बताया था 1 डिग्री में 60 मिनट होता है बेटा, और 1 मिनट में बेटा 60 सेकेंड लिखा जाएगा, 60 सेकेंड। सेकेंड को ऐसे लिख दिया जाएगा। ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये मिनट बता रहा है बेटा, है ना, ये मिनट बता रहा है, मिनट बता रहा है बेटा। और ये क्या बता रहा है बेटा, सेकेंड बता रहा है। क्या बता रहा है, सेकेंड बता रहा है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा ज्ञान मिल गया होगा
कि डिग्री और मिनट में क्या रिलेशन है, मिनट और सेकेंड में क्या रिलेशन। तो किसी ने पूछा सर 1 डिग्री बराबर कितना सेकेंड हो जाएगा, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट में अगर 60 सेकेंड है और 1 डिग्री में अगर 60 मिनट है तो अगर हमने बोला 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड है, तो बेटा 1 डिग्री में कितना सेकेंड हो जाएगा, तो आप कहोगे 60 गुणे 60 यानी कि 3600 सेकेंड हो जाएगा, 3600 सेकेंड। ये भैया मैथ के बच्चों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, तो फिजिक्स वाले बच्चे बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, है ना, फिजिक्स वाले बच्चे बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, ठीक है। यानी कि फिजिक्स जो नीट का बच्चा है उसको इस सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो जरूर बताइएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात है, फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन थीटा वी ऑलवेज यूज रेडियन। एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि जब भी हम कोड को एल्जेब्रिक भाषा में पढ़ाई करेंगे, मैथ में एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ऐसे आपको बहुत सारे फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ऐसे बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं ना। तो जो एल्जेब्रिक फंक्शन है अगर उसमें थीटा हम पढ़ेंगे बेटा तो उसका यूनिट रेडियन यूज करेंगे। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिग्री और रेडियन दोनों यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज थी इसलिए यहाँ पे नोट बना के लिख दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ जी बेटा, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब रेडियन और डिग्री में क्या संबंध है इसको आइए देखते हैं। तो हमने आपसे बोला कि अगर हमारे पास एक सर्कल ऐसे है और एक पॉइंट हमने बोला इसका मान लो सेंटर है बेटा, ओ इसको बोल दिया गया सेंटर है, ठीक है। ये एक लाइन था हमारा, अब इस लाइन को हमने ऐसे पूरा ऐसे घुमा दिया, तो किसी ने पूछा यार ये लाइन कितना डिग्री घूम गया, तो आप कहोगे 360 डिग्री घूम गया। और 360 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, 360 डिग्री को हम लोग लिखते हैं बेटा 2 पाई रेडियन। क्या लिखते हैं बेटा, 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। एक पूरा रिवॉल्व, एक पूरा चक्कर अगर कोई एक पॉइंट के चारों ओर कोई घूम जाएगा, या ये लाइन ऐसे है हमारा पेन, हम इसको ऐसे ऐसे पूरा घुमा दिए बेटा, ऐसे पूरा एक बार घुमा के लाके यहाँ खड़ा कर दिए। किसी ने पूछा ये पेन क्या डिग्री घूम गया, कितना रेडियन घूम गया, तो डिग्री में आप लिखते हैं 360 डिग्री और रेडियन में आप लिखेंगे बेटा 2 पाई रेडियन। कितना लिखेंगे बेटा, 2 पाई रेडियन लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पे 2 से डिवीजन करना पड़े तो हम क्या करेंगे, कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, यानी कि 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है, आप कहोगे पाई रेडियन होता है, यही तो रिलेशन है इनके बीच का। 180 डिग्री बराबर क्या आएगा बेटा हमारा, पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, पाई रेडियन। ये सीधा सीधा रिलेशन है। अब किसी ने पूछा कि यार हमको 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है ये बता दो, 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है ये बता दो। तो अगर हमको रिलेशन निकालना है बेटा डिग्री का रेडियन में और रेडियन का डिग्री में, तो हम ऐसे करेंगे। किसी ने पूछा हमसे पहले 1 डिग्री में, 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो बेटा 180 से डिवीजन कर दो। तो 1 डिग्री बराबर आप लिखोगे पाई बाई 180, पाई बाई 180, यहाँ पे रेडियन आप लिख देंगे पाई बाई 180। 180 से हमने दोनों तरफ विभाजित किया, अगर डिवीजन किया, विभाजन किया, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे पाई बाई 180 बचेगा। तो ऐसे मान लो हमारे पास थीटा डिग्री का कोड बन रहा था कहीं पे, कितना डिग्री बेटा, थीटा डिग्री का, और हम चाहते हैं थीटा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। तो हम क्या लिखेंगे, अगर मैं यहाँ थीटा से मल्टीप्लाई करूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड पे भी बेटा थीटा से ही मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो हम थीटा इंटू 1 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन इंटू थीटा, ठीक है। तो अगर हम बोले कि हमको थीटा डिग्री 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, थीटा डिग्री हो गया। अगर थीटा डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ा तो हम ऐसे करेंगे बेटा, देख लीजिए ये हमारा कन्वर्जन का तरीका है, ठीक है भाई। यानी कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। एग्जैक्टली ऐसे उल्टा कर लो,
अगर इस पूरे इक्वेशन में हम पाई से विभाजन कर दें बेटा, पाई से अगर डिवीजन कर दें तो इधर 1 आएगा, इधर क्या आ जाएगा 180 डिग्री बाई पाई। तो अगर हम पाई रेडियन की वैल्यू, मतलब अगर 1 रेडियन की वैल्यू यहां से लिखे 1 रेडियन बराबर, तो आप लिखोगे 180 डिग्री, 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, है ना, 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। तो ऐसे मान लो हमारे पास थीटा रेडियन था, अगर हमारे पास बेटा थीटा रेडियन था तो हम क्या लिखे, मतलब थीटा से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई इंटू थीटा, ये हमारा हो जाएगा। यानी कि थीटा रेडियन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 180 डिग्री बाई पाई इंटू थीटा, 180 डिग्री बाई पाई इंटू थीटा। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, आप इस तरह से इस चीज को लिख सकते हैं, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है भाई, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। थोड़ा सा बस मैं रीअरेंज कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा साफ दिखाई दे, और कोई बात नहीं है, ठीक है भाई, समझ में आ गया आप सभी को। तो ये दो रिलेशन आपको याद होने चाहिए, हालांकि अगर ये आपको याद है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, बेसिक बात है। यानी कि अगर थीटा डिग्री है तो उसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं पाई बाई 180 इंटू थीटा करेंगे, और थीटा रेडियन है इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 180 डिग्री बाई पाई इंटू थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो ये कन्वर्जन आप सभी बच्चों को आना चाहिए, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार सवाल में एंगल अलग अलग फॉर्म में दिया रहता है और हमको आंसर निकालने के लिए कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब एक कुछ सवाल कर लेते हैं भाई। कन्वर्ट फॉलोइंग रेडियन इनटू डिग्री, बोला है कि भैया आपको ना, हमने तो कॉन्सेप्ट समझा दिया, बट कुछ सवाल भी करने हैं, तो चलिए करते हैं। क्या कहा है पहले सवाल में, रेडियन इनटू डिग्री, यानी कि रेडियन में एंगल दिया गया है, इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है बेटा। यानी कि दूसरा कन्वर्जन जो हमने आपको सिखाया है, दूसरा कन्वर्जन, कि अगर थीटा रेडियन है इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री बाई पाई इंटू थीटा कर देंगे तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू में पाई बाई 2 दे रखा है, अरे यार ये क्या हो गया, पाई बाई 2 दे रखा है बेटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई इंटू थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाई 2, तो यहाँ पाई बाई 2 कर दीजिए, तो ये काटेंगे 180 बाई 2 करेंगे बेटा तो 90 डिग्री आएगा। यानी कि पहले का आंसर आ गया 90 डिग्री। कितना आया बेटा 90 डिग्री। आगे सवाल क्या लिखा हुआ है बेटा, पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन को आपको डिग्री में लिखना है, तो क्या करेंगे, फिर से ये आपका थीटा दिया गया है, ये आपका क्या है बेटा थीटा है, आप थीटा की जगह लिखिए इसको 180 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई इंटू पाई बाई 4, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, पाई से पाई को कैंसिल करेंगे और 180 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 45, तो ये हो गया बेटा 45 डिग्री, ठीक है। एग्जैक्टली थीटा की जगह ये आप लिख दीजिए, फिर थीटा की जगह इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए। ये 4 सवाल मैं आपको एज ए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप यहाँ पे बताएंगे कि क्या आएगा, ठीक है। आप आराम से यहाँ पे इस चीज को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। अप्रोच समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गई बेटा, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स पे मैसेज जरूर कर दीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े, ओके। हाँ जी बेटा, अब उल्टा पूछ लिया कि भैया ये कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल जो कि किस में लिखा हुआ बेटा डिग्री में, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, किसमें रेडियन में। हमने जो पहला कन्वर्जन बताया था कि थीटा डिग्री अगर है तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं पाई बाई 180 इंटू थीटा, और आगे होता है आपका यूनिट रेडियन, ठीक है बेटा। ये मैंने पहला अप्रोच बताया था आपको कन्वर्जन में, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया तो हाँ या ना
जो भी होगा बेटा कमेंट बॉक्स में मैसेज करते जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में बेटा, तो अगेन हम वही अप्रोच लगाएंगे। थीटा की वैल्यू हमें 30 दिया 30 दे दिया है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, सॉरी इधर से लिखते हैं, इधर से लिखते हैं बेटा पाई बाई 180 डिग्री, पाई बाई 180 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे भैया 30 डिग्री। तो देखिए अगर हम इसको काटें 30 बटे 180 करेंगे, तो 30 से अगर हम डिवीजन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 3 18 यानी कि 6 आएगा बेटा। तो ये आंसर क्या आएगा, पाई बाई 6। और आगे यूनिट क्या लिखेंगे आप, रेडियन लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे, रेडियन लिखेंगे। समझ में आ रहा है आप सभी को, समझ में आ रहा है। बहुत धीरे धीरे कैलकुलेशन करा रहे हैं, आप आराम से पेन पेपर लेके इसको खुद से भी सॉल्व करते चलिए, ठीक है। नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टेक्स्ट करिए, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। अगला सवाल क्या है हमारे सामने, 60 डिग्री। अगला सवाल क्या है बेटा हमारे सामने, 60 डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। हमने कहा ठीक है भाई, हम ऐसे लिखेंगे पाई बाई 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दिया है तो 60 डिग्री। आगे यूनिट लिखेंगे रेडियन, यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए था रेडियन, ठीक है। तो आप 60 को 180, 60 डिवाइड बाई 180 करेंगे तो 61 जा 60 और 63 जा 180 होता है बेटा, तो 3 आ जाएगा। तो पाई बाई 3 रेडियन यहाँ आ जाएगा बेटा, पाई बाई 3 रेडियन आ जाएगा। अब एग्जैक्टली ऐसे ही 45 को कन्वर्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। एग्जैक्टली 120 को कन्वर्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। 150 को कन्वर्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। 90 को कन्वर्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी के सवाल आप खुद से फिल इन द ब्लैंक्स मान के इसको भरेंगे। कैलकुलेशन कैसे करना है, कन्वर्जन कैसे करना है, हमने आपको बता दिया है, ठीक है। आई होप आपको कन्वर्जन ऑफ एंगल समझ में आ गया कि एक को डिग्री और रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। एंगल को कैसे कैसे एक्सचेंज करेंगे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कहीं से कोई कठिनाई नहीं है। हाँ जी बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ सवाल की जो फिजिक्स में जैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ अच्छे सवाल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव 60 डिग्री, ध्यान से सुनिएगा, मूव कर रहा है 60 डिग्री, ओहो मूव कर रहा है बेटा कितना, 60 डिग्री ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर। 5 मीटर का रेडियस है, एक सर्कुलर पाथ है बेटा, ये मान लीजिए इसका रेडियस हो गया 5 मीटर, ठीक है। तो एक पार्टिकल कह रहा है कि ऑब्जेक्ट है यहां से मूव किया है और ये 60 डिग्री कवर किया, ऐसे 60 डिग्री कवर किया। ये आर्क लेंथ कितना एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है, ये आर्क कितना एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है सेंटर पे बेटा, 60 डिग्री प्रोजेक्ट कर रहा है। यहां से ऐसे ये 60 डिग्री का एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बेटा प्रोजेक्ट कर रहा है। सवाल में ये मेंशन करा है, ए से बी मान लो, है ना। फिर पूछा क्या है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज, बेटा ए से बी तक कितना दूर है, कितना डिस्टेंस हुआ, ये आपको बताना है। ये सवाल में पूछा गया आपसे, ए से बी तक का डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो अगेन आर्क लेंथ आपको निकालना है। हमने थीटा बराबर क्या आपको फार्मूला बताया था बेटा, आर्क अपान आर्क लेंथ लिख दो या आर्क अपान रेडियस लिख दो बेटा, है ना। अब हमने बताया था कि थीटा को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो बेटा 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो 60 डिग्री अगर हमको थीटा दिया हुआ है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पीछे हमने बताया था इसको ऐसे लिखेंगे पाई बाई 180 डिग्री पे पीछे जस्ट कन्वर्ट करके बताया इंटू 60। तो इसको काटोगे बेटा तो ये 3 आ जाएगा, यानी कि पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा बेटा, पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा। कोड को हम पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फिर आर्क हम निकालेंगे, आर्क बराबर हो जाएगा थीटा इंटू रेडियस, थीटा इंटू रेडियस। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या है, रेडियन की वैल्यू पाई बाई 3 है ना, और
जो रेडियस है सवाल में 5 मीटर दे रखा है बेटा, तो यहां आप लिखेंगे 5 मीटर। क्या लिखेंगे बच्चे? 5 मीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 मीटर। तो आर्क लेंथ की वैल्यू बेटा क्या हो गई? आर्क लेंथ बराबर क्या हो गया बेटा? 5 पाई बाई 3 मीटर हो गया बेटा। आप सोचेंगे रेडियन कहाँ चला गया? बेटा रेडियन जब भी लेंथ निकालोगे तो सीधे यूनिट मीटर लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है बेटा, है ना। तो रेडियन ऐसा मत सोचना। ऑलरेडी मैंने बताया था कि जनरली थीटा का जो एग्जैक्ट यूनिट होता है वो यूनिट लेस होता है, लेकिन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए उसका एक यूनिट दे दिया, भैया रेडियन ले लो तुम, है ना। ऐसे सॉलिड एंगल पढ़ोगे तो उसका स्टेरेडियन दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप लेंथ निकालना होगा, आर्क लेंथ, तो इसका ऐसा ही यूनिट आप मीटर ही लिखेंगे, ठीक है। वो सारे बच्चे सोचेंगे यार रेडियन इंटू मीटर क्या होगा सर? तो बेटा वो रेडियन यहाँ से हटके सीधे सीधे आप पाई बाई 3 इंटू 5 मीटर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 3 मीटर, ठीक है। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत? ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बेटा बढ़ते हैं। हाँ, इस सवाल में पूछा व्हेन ए क्लॉक शोज 4 o'clock, एक घड़ी है दीवार पे ऐसे टंगी हुई है, मान लीजिए, या आप मेरे हाथ में जो घड़ी है ना, ये एनालॉग वॉच है, इसमें सुई है मिनट की और घंटे की, दो आपको पकड़नी है, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, ठीक है। बट इन्होंने बोला है कि घड़ी में 4 बज रहा है बेटा। तो अगर घड़ी में 4 बज रहा है तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसे 12 o'clock होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, वहाँ यहाँ पे 3, और यहाँ पे कहीं 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, 10, 11, ऐसे चलता है घड़ी, है ना भाई। अब सुई बना दिया जाए, सुई बना देते हैं भाई। इन्होंने बोला है मिनट वाली सुई, जब 4 बजता है तो बेटा घंटे वाली सुई तो यहाँ कहीं होगा, ऐसे 4 के सामने, है ना। ये घंटे वाली सुई है ना, ये घंटे वाली सुई है बेटा, 4 के सामने हो गया। लेकिन मिनट वाली सुई कहाँ होती है बेटा? ऐसे 12 पे होगी। इसको बहुत बड़ा बना दिया, ये सेकंड वाली सुई लगने लगी है ना। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? मिनट वाली सुई हो गई, ठीक है। ये वाली मिनट वाली सुई हो गई, ठीक है भाई, समझ में आया? तो जरा सोचिए कि अगर ये 3 बज रहा होता तो ये कोड कितना होता बेटा? आप सीधे लिखोगे 90 डिग्री। ये कोड कितना होता? 90, अगर 3 बज रहा होता तो। लेकिन 4 बज रहा है, और अगर 6 बज रहा होता तो कितना होता बेटा? आप सीधे लिखोगे 180 डिग्री। कितना लिखेंगे? 180 डिग्री। तो हमको एक बात समझ में आया कि यार ये जो एक घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, तो 12 से लेके 6 जा रहे हो बेटा, तो 6 घंटा टोटल बीत रहा है, और डिवीजन है इसमें कितने? 6 घंटा बीत रहा है, तो 6 डिवीजन हमको दिख रहा है, और कोण टोटल 180 डिग्री कवर हो रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 6 आवर बराबर 180 डिग्री, ऐसे सोच लीजिए, 6 आवर बराबर 180 डिग्री। तो 1 आवर बराबर क्या लिखोगे भैया? 6 से डिवाइड कर दो, तो आप लिख सकते हो कि इसको 30 डिग्री। यानी कि अगर हम ध्यान से सोचें तो जो घंटे वाली सुई है बेटा, जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई का मतलब जो 1 घंटा दिखा रहा है, जो घंटे वाली सुई है, ये जब 1 घंटा बिता रहा है तो 30 डिग्री चल रहा है। कितना चल रहा है बेटा? 30 डिग्री चल रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी बात है, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में भी ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो 1 घंटा अगर ये चल रहा है तो कितना डिग्री कवर किया? तो बेटा ये 30 डिग्री। अगर घंटे वाली सुई 1 घंटा चला, तो कभी कभी ऐसे दिमाग में आना चाहिए सब बातें, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, 1 घंटे में कितना डिग्री घूम गया आवर वाला हैंड? आवर हैंड कितना घूम गया बेटा? 30 डिग्री घूम गया, ठीक है। तो इन्होंने बोला है 4 बजे, तो 4 बजने का क्या मतलब बेटा? 4 घंटा, तो 4 घंटे का मतलब क्या हो गया? 4 गुणे 30, 4 गुणे 30, ये हो जाएगा बेटा 120 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा? 120 डिग्री। कितना घूम गया एंगल? कितना बना लिया एंगल भाई? 120 डिग्री का कोण बनेगा, 120 डिग्री का कोण बनेगा बेटा। कहानी समझ में आया? बहुत बेसिक सी बात थी, लेकिन अच्छी बात थी, है ना। ऐसे छोटे छोटे कभी कभी ऐसे इस पे बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है।
आगे कभी आएगा। स्पीड यू क्या कहते हैं, मोशन इन 1D में कभी कभी इस पे कुछ सवाल करवाए जाते हैं, जब 1D पढ़ाएंगे तब सवाल करवा देंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, फाइंड टोटल एंगल मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 6 रोटेशन। भैया अगर एक ऑब्जेक्ट 6 बार चक्कर लगा लेगा, 6 रोटेशन, 6 रोटेशन, एक ऑब्जेक्ट ऐसे बेटा अगर 6 बार चक्कर लगा लेगा, एक चक्कर पे कितना होता है, मान लीजिए हमने यहां से ऐसे चलना शुरू किया है ना, और एक चक्कर अगर हम ऐसे घूम गए बेटा, तो ये कितना डिग्री घूम गए, 360। तो उसको हम रेडियन में लिखेंगे तो 2 पाई, यानी कि एक चक्कर में, एक रोटेशन में, 1 रोटेशन में कितना एंगल कवर हुआ बेटा, 1 रोटेशन में कितना एंगल कवर हुआ बेटा, तो आप कहोगे 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन डिग्री में आप लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, 360, 360 डिग्री, है ना बेटा। एक चक्कर में 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन कवर हो रहा है, तो ऐसे 6 चक्कर हो रहे हैं, है ना। तो थीटा टोटल कितना हो जाएगा भैया, 6 रोटेशन में, 6 रोटेशन में थीटा टोटल कितना हो जाएगा बेटा, रोटेशन में, 6 रोटेशन में कितना एंगल हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 पाई रेडियन, 6 इंटू 2 पाई रेडियन, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 12 पाई रेडियन हो जाएगा। या एंगल से मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, 6 से मल्टीप्लाई कर लो 36 में, है ना। जो आपको समझ में आए लिख दीजिएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़े। ओके, हाँ जी बेटा, अब देखो नीट 2020 में एक सवाल आया हुआ है, बोला है फाइंड टोटल एंगल मूव्ड बाई, टोटल एंगल मूव्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन पाई रोटेशन। पाई रोटेशन हमने बोला एक रोटेशन में, 1 रोटेशन में, 1 रोटेशन में बेटा कितना एंगल चल लेता है। ये पेन ऐसे एक चक्कर लगाया, अगर ऐसे ये पेन एक चक्कर लगाया ऐसे, है ना, ये पेन अगर एक चक्कर लगाया ऐसे, ठीक है भाई, ये पेन अगर एक चक्कर लगाया, तो हमने पीछे जस्ट अभी डिस्कस कर रहा था कि ये घूम जाता है थीटा इन 1 रोटेशन, कितना हो जाएगा बेटा, 1 रिवोल्यूशन बोल दो या 1 रोटेशन बोल दो, है ना। आरपीएम आपने पढ़ा होगा, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो 1 रोटेशन में कितना घूम रहा है, 2 पाई, है ना, 2 पाई रेडियन घूम रहा है, 2 पाई रेडियन बेटा घूम जा रहा है। तो ऐसे पाई रोटेशन में, पाई रोटेशन में, पाई रोटेशन में कितना डिग्री घूमेगा, तो हम लिखेंगे पाई इंटू 2 पाई रेडियन, पाई इंटू 2 पाई रेडियन बेटा। तो पाई से पाई जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, आप ऐसे लिख दो। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर याद हो आपको, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग क्या होती है, 10 होती है ना, फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था। हालांकि यहाँ पे उस चीज का काम नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है ना। इतनी बात हो गई। ये नीट 2020 का ऐसा सवाल है, देखो कितना आसानी से हो जाता है, कोविड के टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। ओके, हाँ जी, अब पाइथागोरस थ्योरम क्यों पढ़ना जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री में। भाई बेसिक सी बात है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है, तो आपको थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। थोड़ा सा क्या, मुझे लगता है ये 6th 7th के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको नहीं आएगा तो फिर मजा क्या है ना। तो चलिए आपको बेसिक बातें और सिखाते हैं। तो मान लीजिए हमारे सामने एक ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो किसी ने पूछा अगर इसका बेस, अगर हम यहाँ पे थीटा मान लें बेटा, यहाँ पे थीटा मान लें, या एज ए ऑब्जर्वर, बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं बार बार यही डायग्राम बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, क्योंकि बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, ये निर्भर करता है ऑब्जर्वर पर बेटा, हम कहाँ से खड़े होके देख रहे हैं। तो मेरे सामने जो 90 डिग्री का कोण बनाने वाला आर्म होगा वो कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे सामने वाला आर्म ये है जो इस AB वाले लाइन पे 90 डिग्री का एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है, तो इसलिए मेरे लिए परपेंडिकुलर हो गया ये BC वाला लाइन, ये हमारा हो गया बेटा परपेंडिकुलर। ये कौन हो गया भैया, BC वाला लाइन हमारे लिए हो गया परपेंडिकुलर। ठीक, अब हमने बोला कि हमारे लिए परपेंडिकुलर B से C वाला लाइन हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड हमने लेंथ का, आर्म लेंथ हमने B मान लिया बेटा। तो AB क्या है हमारे लिए, बेस है। क्या है भाई, बेस को अगर हम कैपिटल B से लिख दे तो कोई आपत्ति ना करिएगा, और इसको परपेंडिकुलर को P से लिख दिया जाए तो भी कोई आपत्ति मत करिएगा। और
ए से सी क्या है हमारा, ए सी क्या है बेटा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूज को एच से लिख दीजिए, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। ए सी हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको ज्ञान में होना चाहिए। अगर मैं सी पे खड़ा हो जाऊं, अगर मैं एज ए ऑब्जर्वर बन के बेटा सी पे खड़ा हो जाऊं, तो मेरे सामने कौन सा आर्म 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ए बी वाला। अगर मैं सी पे खड़ा हो जाऊं तो मेरे सामने कौन सा लाइन है बेटा, ए बी वाला। ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। किस पे, बी सी वाले लाइन पे। तो परपेंडिकुलर वहां ए बी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑब्जर्वर डिसाइड करता है कि कौन परपेंडिकुलर कौन बेस। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट तक बढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है भैया अगर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस के बीच में संबंध आपको जानना है तो आप एक काम करो, एच स्क्वायर बराबर लिख दो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। यानी कि हाइपोटेन्यूज का जो साइड होगा अगर उसका स्क्वायर आप करोगे तो बराबर आएगा परपेंडिकुलर साइड का, जो भी परपेंडिकुलर वाला साइड होगा उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के सम के बराबर हाइपोटेन्यूज आएगा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है तो। ये किसके लिए, फॉर राइट एंगल, फॉर राइट एंगल्ड ट्रायंगल, फॉर राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये सबके लिए नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए है, राइट एंगल ट्रायंगल, जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। समझ में आया, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है बेटा ये रिलेशन। तो इन्होंने क्या बोला, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर करें तो आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का सम जो होगा वो हाइपोटेन्यूज अकेले कैरी करता होगा, है ना, उसका स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। क्लियर हो गया, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप लोग मैथ अच्छे से पढ़ते नहीं है, इसलिए आपका फिजिक्स सही से अच्छा, मतलब अच्छे अप्रोच से फिजिक्स के सवाल आप कर नहीं पाते हो। तो बेसिक बात है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे हम लोग बात करते हैं बेटा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अगर आपको निकालनी होती तो आप इसे स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। और अगर आपको यहां से कुछ भी निकालना होता है, परपेंडिकुलर अगर आपको निकालना है तो आप क्या लिखोगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये तो करते हो आप भैया, हम बेस को उस तरफ ले जाएंगे, अगर परपेंडिकुलर नहीं दिया है सवाल में तो ऐसे निकालेंगे, है ना। और अगर हमको बेस नहीं दिया है तो हम क्या लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लोगे तो आ जाएगा रिलेशन। तो ये रिलेशन आपको ऑटोमेटिकली याद रखना होगा, ये रिलेशन आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ए बी सी माना है तो आप चाहो तो ऐसे लिख दो, सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। जो आपके मन में आए वो समझ लो यार, कर लो, ठीक है भाई, क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा कोण था तो ये 90 डिग्री हमने माना, तो हमारे लिए मान लो ये बेस दिया गया है बेटा 3 यूनिट, है ना, और ये हमारा 6 है। तो किसी ने पूछा भैया बताओ अगर ए बी सी कुछ इस तरह से है तो ए बी की वैल्यू बता दो यार, है ना, ए बी की वैल्यू बता दो। अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 3 हो जाए, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेटा 6 हो जाए, तो बेस की वैल्यू क्या होगी। तो हमने कहा ठीक है यार, बेस के लिए ये रिलेशन हमें पता है, हम लिखेंगे बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 36 माइनस 9 तो ये हो जाएगा 27 बेटा, ये बेस हो गया इसका स्क्वायर। तो आप बेस की वैल्यू 27 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा बेटा 3√3। क्या आएगा बेटा 3√3। तो बेस क्या हो जाएगा आपका 3√3 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप जो अननोन साइड लेंथ है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब ये मैंने एक स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है आपके सामने। इसको आपको याद रखना होगा कि अगर हमारे सामने 37 डिग्री 53 डिग्री और 90 डिग्री का कुछ एंगल बनाता हुआ एक राइट एंगल दिख रहा है, तो इसके जो साइड लेंथ का बेटा रेशियो होगा उसको आपको हमेशा
बराबर मतलब याद करके चलना है। तो अगर कोड हम देखें, कोड को अगर हम लोग ऐसे लिख दें 37 डिग्री या इस तरह का अगर हम लेके चलें 37, 53 और 90 डिग्री का अगर बेटा कोड बन रहा है, तो अगर हम ऐसे लेके चले BC साइड लेंथ रेशियो AB साइड लेंथ रेशियो AC साइड लेंथ, तो बेटा ये हमेशा रेशियो कैसा आएगा साइड लेंथ का 3:4:5 आएगा, 3:4:5 आएगा। इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब हो सकता है ये मैंने कठिन थोड़ा भाषा यूज कर लिया हो रेशियो वाला, क्योंकि रेशियो से बहुत सारे बच्चे डरते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो 37 डिग्री के सामने हमेशा 3 यूनिट लेंथ का आर्म लेंथ आप बनाओगे, मतलब 3 यूनिट लेंथ का आप आर्म साइड बनाओगे, यानी कि BC का हमेशा वैल्यू 3 यूनिट आएगा। और 53 डिग्री 53 डिग्री के सामने आप 4 यूनिट का आर्म लेंथ बनाओगे, यानी कि 53 के सामने परपेंडिकुलर मानोगे तो AB की वैल्यू हमेशा आपको 4 लेके चलनी पड़ेगी। और 90 डिग्री के सामने हमेशा साइड लेंथ यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या आप मानेंगे बेटा 5 यूनिट का लेंथ मानेंगे। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। मैंने हाइपोटेन्यूज मतलब सॉरी पाइथागोरस थ्योरम इसलिए भी पढ़ा है क्योंकि बहुत सारा यूज है उसका इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इसलिए आपको जानना जरूरी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमको दिख रहा है कि अगर हम बोले भाई हमारा ये थीटा है, तो सबसे पहले हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में जानकारी रखनी होती है ना। तो जनरली अगर हम बात करें बेटा साइन थीटा की, है ना, तो साइन थीटा क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको हम लिखेंगे बेटा, अगर ये हम एज ए ऑब्जर्वर यहाँ खड़े हो जाएं, ध्यान से सुनिएगा, और ये हमारे लिए कोड है बेटा थीटा, तो थीटा के सामने हमारा क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है बेस, और ये क्या होता है बेटा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1 कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा। ये बेसिक बात है जो आपको ध्यान में रखना होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही कॉस थीटा बेटा बराबर किसके हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है बेटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। ठीक है, 1/sec थीटा। यहां तक क्लियर हो गया। ओके, फिर आएगा बेटा आपका टेंजेंट। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां आप क्या लिखेंगे टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 1/cot थीटा भी आप लिख सकते हो। समझ में आया, ये बेसिक रेशियोज आप सभी को याद होने चाहिए। अगेन मैं बार बार बोलता हूं, जितना अच्छा आपका बेसिक मैथ होगा, जितना अच्छा आपका वेक्टर होगा, जितना अच्छा आपका बेसिक मैथ होगा, जितना अच्छा आपका वेक्टर होगा, उतना ही अच्छा आपका न्यूमेरिकल हो या फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने का ढंग हो, उतना ही बेहतर आपको आएगा। जितना अच्छा आपका मैथ होगा, जितना अच्छा आपका वेक्टर एनालिसिस होगा, उतना ही अच्छा आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होगा, और साथ ही साथ सवाल लगाने का अप्रोच आपका ढंग का होगा। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ढंग से पढ़ने की जरूरत होती है इन सभी टॉपिक्स को। क्लियर है, तो ये बातें आपकी हो गई। आगे बढ़ते हैं बेटा। कुछ डेटा आपको फिक्स डेटा, जैसे 0 डिग्री का, 30 डिग्री का थीटा की वैल्यू अगर 0 हो, 30 डिग्री हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, 120 हो, 150 हो, एक मतलब 125 हो, 135 हो, 150 हो या 180 हो, इन सभी का डेटा आपको याद होना चाहिए। तो फटाफट मैं इसमें मतलब भर देता हूं, क्योंकि ऑलरेडी 10th में ये सब बातें आपको पढ़ाई जाती हैं। तो साइन 0 की बेटा वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 0 होती है, या 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। अब जनरली टेन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0। अब बाकी रिलेशन आप जानते हो, आप यहां से चीजों को भर सकते हो, है ना। साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2 होता है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3/2 होता है, और टेन 30 की वैल्यू बेटा 1/√3 होता है। ऐसे ही साइन 45 की वैल्यू बेटा 1/√2,
कॉस 45 की वैल्यू बेटा 1/√2, tan 45 की बेटा वैल्यू होती है 1, है ना। और sin 60 की बेटा वैल्यू क्या होती है, √3/2। cos 60 की बेटा वैल्यू कितनी होती है, 1/2। tan 60 की वैल्यू बेटा √3, ठीक। अब ऐसे ही sin 90 की बेटा वैल्यू क्या होती है, 1। cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। तो 1/0 नॉट डिफाइन, मैथ में बोला जाता है नॉट डिफाइन, बट हम लोग फिजिक्स में बोल देते हैं ये जनरली नॉट डिफाइन लिखा जाता है, लेकिन फिजिक्स में हम लोग कहते हैं इसकी वैल्यू भैया इनफाइनाइट आएगी, है ना। और 120, अब बेटा 120 की वैल्यू कैसे निकालें, बाकी 135 की वैल्यू कैसे निकालें, 150 की वैल्यू कैसे निकालें, इसके लिए छोटा सा कन्वर्जन मैं आपको सिखा देता हूं। जनरली साइन, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बेटा ये बराबर हो जाता है कॉस थीटा के, क्योंकि साइन सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, आगे से मैं बताऊंगा। और यहाँ पे इसी चीज की हमको जरूरत है। और कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर आप लिखोगे बेटा माइनस साइन थीटा, है ना। और ऐसे ही tan 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, है ना। अब ये सब क्या है, या मैं एक फार्मूला और आपको बता दूं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू बेटा होती है साइन थीटा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू बेटा होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू आती है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही tan 180 डिग्री माइनस थीटा की बेटा वैल्यू होती है माइनस tan थीटा। ये फार्मूला इसलिए बताया गया ताकि जो वहां पे भरा नहीं गया है उसको हम भर सकें, है ना। मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं बेटा, ये 10th में पढ़ाया जाता है इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, 10th में ये पढ़ाया जाता है इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ। बट हाँ, ये कन्वर्जन आपको यहाँ मैं पढ़ा देता हूँ। तो देखिए, चाहे आप इस अप्रोच से चलें तो 120 अगर लिखना है तो आप 90 में कितना जोड़ दें कि 120 हो जाए, तो आप कहोगे सर अगर 90 है इसमें 30 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, यानी कि साइन 120 की वैल्यू कॉस 30 के बराबर होगी। साइन 120 की वैल्यू बेटा कॉस 30 के बराबर होगी, यानी कि कितना है कॉस 30 √3/2। या आप इस फार्मूले से चल लो, 180 में से कितना घटा दो कि 120 आ जाए, 180 में से कितना घटा दो कि 120 आ जाए, तो आप लिखोगे साइन 180 माइनस साइन 180 माइनस यहाँ पे लिखोगे कितना 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा भैया साइन 120, भैया 180 में से 60 घटाओगे 120 आएगा। यानी कि अगर साइन 180 माइनस 60 करें तो ये टोटल एंगल क्या है 120 है, तो 120 की वैल्यू बराबर होती है साइन 60 के। तो साइन 60 की बेटा वैल्यू कितनी है √3/2। तो हम यहाँ क्या भरेंगे, अब हमने आगे और डिटेल में बताना है इसको, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ क्या भरेंगे √3/2। और यहाँ क्या भरेंगे बेटा, आप ऐसे लिखो साइन 180 माइनस 45, साइन 180 माइनस 45 बराबर 135 डिग्री होता है बेटा। 180 माइनस 60 करोगे आप तो 120 आओगे, 180 डिग्री माइनस 45 करोगे आप तो 135 आओगे, 180 डिग्री माइनस 30 करोगे बेटा तो 150 आओगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो आप बिना किसी हेजिटेशन के ये अप्रोच से आप ये सब डेटा कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसे ही हमने बोला कि भाई 45 घटा दो, यानी कि साइन 45 की वैल्यू बेटा 1/√2 है, ऐसे हो जाएगा 135 की वैल्यू। साइन 150 की वैल्यू साइन 30 के बराबर हो जाएगा बेटा, तो ये आएगा 1/2। एग्जैक्टली ऐसे कॉस 120 की वैल्यू कॉस 120 की वैल्यू यानी कि माइनस कॉस 60 यानी कि हो जाएगा -1/2 बेटा, तो ये हो जाएगा -1/2, है ना। और ऐसे ही कॉस
-45 की बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/√2। माइनस कॉस 30 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा, -√3/2। मैंने थोड़ा सा जल्दी हो सकता है ये आपको बता दिया हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इसको कुछ नहीं करोगे, बस जोड़ के क्या आना चाहिए भैया, देखो जैसे साइन 120 की वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या बोला, 180 माइनस 60 कर दो। साइन 135 की वैल्यू निकालनी है तो 180 माइनस 45 कर दो। साइन 150 की वैल्यू निकालनी है तो 180 माइनस 30 कर दो, है ना। ऐसे ही cos 150 की वैल्यू निकालनी है तो 180 माइनस 30 कर दो। तो जब 180 माइनस 30 करोगे तो माइनस cos 30 आएगा, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2 होती है। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो cos 150 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। बेसिक बात है, ये आप सभी को ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे देखिए cos 120 tan 120 की वैल्यू क्या लिखोगे, tan 60 के बराबर माइनस tan 60 की वैल्यू √3 है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। और ऐसे ही 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो -45 की वैल्यू -1, और साइन tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो माइनस tan 30 की वैल्यू -1/√3 बेटा, तो ये आएगा -1/√3। बाकी वैल्यूज यहाँ पे जो मैं छोड़ रखा हूँ इन्हीं का उल्टा लिखना है, आप अपने मन से लिखिएगा कैसे उल्टा लिखें, ये बाकी आपको खुद से भरना है। मैं कुछ कुछ जगह पे कुछ एज ए होमवर्क आपको छोड़ते हुए चल रहा हूँ, ये आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, एक छोटा सा सवाल अब आपके सामने दिख रहा होगा, पूछा है आपसे साइन 180 गुणे कॉस 135 गुणे टेन 120। तो सबसे पहले मैं बता दूं बेटा, साइन 180 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 180, यानी कि ये हो जाएगा बेटा सॉरी माय मिस्टेक। अगर हम कन्वर्जन जो आपको पीछे बताए हैं कि भैया हमको साइन 180 चाहिए, देखो ध्यान से देखो, ऐसे हमने बताया था ना, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या रख दिया जाए कि भैया ये साइन थीटा आएगा, ये ऐसे आएगा, है ना। अब ध्यान से सोचिए, थोड़ा समझिए, ये ऑलरेडी ये थीटा की वैल्यू 180 दिख रहा है आपको, साइन 150 की और साइन 150, साइन 180 डिग्री की बेटा वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे, हमने कहा यार अगर इस फार्मूले को हमको लगाना हो, अगर बेटा ये फार्मूला हमको लगाना हो जो यहाँ हमने लिख दिया है, अगर ये बेटा फार्मूला हमको लगाना हो तो हम क्या करेंगे, साइन 180 माइनस थीटा, हो तो थीटा की वैल्यू क्या रख दें कि 180 आ जाए, तो आप कहोगे सर 0 रख दो, तो साइन 180 माइनस 0 डिग्री, साइन 180 माइनस 0 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 180 के बराबर हो जाएगा। भाई देखो साइन 180 यहाँ आना चाहिए, यहाँ 180 आना चाहिए, आ रहा है 180, आ कि नहीं रहा है। तो साइन 180 माइनस 0 बराबर हम क्या लिखेंगे बेटा, साइन 0 डिग्री, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगेन ये किसकी वैल्यू है, ये साइन 180 की वैल्यू मैंने निकाला है। साइन 180 डिग्री बराबर क्या आएगा, साइन 180 डिग्री माइनस 0 बराबर साइन 0 बराबर 0। तो अगर किसी भी नंबर में आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, तो आप कहोगे सर 0 आता है। तो साइन 180 की वैल्यू बेटा 0 आ गई, कॉस इसकी वैल्यू बेटा कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है, तो आंसर ओवरऑल क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आया, पक्का, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा तो जरूर बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 53 इंटू कोसेक 53। तो बेटा सबसे पहले तो हम पहले ये 53 वाला लफड़ा दूर कर दें। तो ये अगर हमने बनाया 53 डिग्री, हमने बताया था 53 के सामने क्या आना चाहिए भैया, 4 यूनिट का लेंथ आना चाहिए।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा 37, तो इसके सामने 3 आना चाहिए। ये हमारा 90 डिग्री, इसके सामने क्या आना चाहिए 4। ठीक है, चलिए आप ये बताओ कोसेक 53 डिग्री बराबर क्या होगा बेटा 1 अपान साइन 53 डिग्री। यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा? आप सोचो ये दोनों उल्टा पलटा लिखे हुए हैं, तो अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं यहाँ पे तो मुझे ये वैल्यू रखनी ही नहीं है, तो लिखा जाएगा साइन 53 इंटू 1 अपान साइन 53। बेटा इसको काटोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो आंसर क्या आएगा बेटा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ ये वैल्यू रखनी ही नहीं है, इसका डेटा रखना ही नहीं है, बस ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए साइन में और कोसेक में क्या रिश्ता है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब यहाँ पे कुछ देखो संबंध दे दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है और आपसे पूछा है कि भैया भरो यहाँ पे क्या लिखोगे। बताओ बेस की वैल्यू यहाँ दे दी 8 और परपेंडिकुलर की बेटा वैल्यू दे दी कितना 6, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे दी है 10। ठीक है, तो साइन थीटा की बेटा वैल्यू क्या हो रही थी, साइन थीटा बराबर आप क्या लिखते हो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की बेटा वैल्यू क्या लिखते हो बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखते हो परपेंडिकुलर बाई बेस। कोसेक थीटा की वैल्यू बेटा क्या लिखते हो 1 अपान साइन थीटा, या उल्टा कर दो हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेक थीटा बराबर क्या लिखते हो 1 अपॉन कॉस थीटा, या हाइपोटेन्यूज बाई बेस। कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा होता है बेटा, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यार यहाँ पे अगर हमको दिख रहा है कि ये हमारा क्या है बेटा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो क्या हम इनके वैल्यूज नहीं लिख सकते? इतने बेकार तो नहीं है आप लोग, लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, एक दो मैं कर देता हूं, बाकी आप अपने मन से भर लीजिएगा यार, इतना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, साइन थीटा बराबर, चलो मैं टेन थीटा की वैल्यू भर दूं या कोसेक की भर देता हूं, आप लोग ऊपर वाला भर लेना। मैं कोसेक थीटा की वैल्यू भर दूं, हाइपोटेन्यूज क्या है 10 है बेटा, फिर क्या आ रहा है परपेंडिकुलर बेटा क्या है 6 है। आप 2 से डिवीजन कर दीजिए तो ये आएगा 5, ये आएगा बेटा 3, तो 5/3 आ गया बेटा इसकी वैल्यू। ठीक है, ऐसे एक कॉट थीटा का कर देते हैं आपके लिए, बाकी आप खुद से भरिएगा। बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू बेटा 8 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा 6 है, फिर से आप 2 से डिवीजन कर दीजिए तो ये आएगा 4/3। आंसर क्या आया बेटा 4/3। बाकी आप खुद से भर लीजिएगा, बाकी आप खुद से भर लीजिएगा, इसको आप खुद से भरिए, इसको आप खुद से भरिए, इसको आप खुद से भरिए, और एक मैंने यहाँ भी छोड़ा है इसको भी आप खुद से भरिए। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे के सवाल देखते हैं बेटा। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर टेन थीटा की वैल्यू आपको 2 दी जाए देन साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। टेन थीटा की वैल्यू 2 दे दिया, या टेन थीटा की वैल्यू अगर 2 दे दिया है, तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाए ऐसे बेटा, टेन थीटा की वैल्यू 2 दे दिया है, तो ऐसे कुछ लिखा जाएगा, इसको मान लो ए, इसको बी, इसको सी, इसको आप थीटा मान लो, तो ये परपेंडिकुलर है। टेन थीटा की वैल्यू 2 दे रखा है सवाल में, टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है बेटा 2 दे रखा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1? हाँ लिख सकते हैं सर, 1 से तो किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। दैट मीन्स हमको पता है कि टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू बेटा 2 यूनिट और बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 यूनिट। तो क्या हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज बराबर क्या हो रहा था स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगी रूट के अंदर 5, है ना। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेटा कितनी आ गई √5। तो क्या आप साइन थीटा लिख सकते हो? क्या आप कॉस थीटा लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं सर। तो बेटा कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू यहां से आप क्या लिखेंगे साइन थीटा, और कॉस थीटा की बेटा आप वैल्यू क्या लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे बेटा आप परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है आपका वैल्यू, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा कितनी है ये है 2, और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा √5। ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस की वैल्यू बेस अपान हाइपोटेन्यूज,
बेस की वैल्यू 1 है, हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा √5 है। ऐसे आप इनके रेशियोज निकाल सकते, जो भी वैल्यूज दी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिक आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, इनके बीच में रिलेशन आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला बेसिक आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला आपको आना चाहिए। इससे आप बहुत सारे सवाल लगा सकते हो। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत होगी, कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा होगा लेक्चर में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, बोला है इफ वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 4/3 देन फाइंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो यार ये जो दे रखा है 4/3 दे रखा है, 4/3 ऐसा कुछ कुछ गजब है इसमें, है ना। मान लो ये कोड हमारा बेटा थीटा है, तो इसको A मान लो, इसको B मान लो, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ठीक है, ये C मान लो। आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो आप, है ना, ऐसे आप लिख सकते हो। तो बेटा इन्होंने दे रखा है ना साइन थीटा, साइन थीटा का फार्मूला अगर हम यहाँ से थीटा इसको मान रहे हैं बेटा, अगर यहाँ से मैं थीटा मान रहा हूँ यानी कि यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। इन्होंने साइन थीटा की वैल्यू दे रखा है बेटा, पहले तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये यार ये पॉसिबल है क्या, एक बारी आप लोग सोचिएगा, ये पॉसिबल है क्या, 4/3 कभी पॉसिबल है क्या। तो मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, 4/5 कर देता हूँ, 4/5 कर देता हूँ बेटा, ठीक है 4/5 में कर देता हूँ। तो साइन थीटा बराबर 4/5 अगर लिखा है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से आप लिखोगे 4/5, यानी कि जो परपेंडिकुलर है बेटा ये 4 यूनिट है और हाइपोटेन्यूज क्या है 5 यूनिट है। आपसे पूछा जा रहा है कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू बताओ। तो बेटा यहाँ से सबसे पहले आपको बेस नहीं पता है, तो हमने बताया था बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो आप बेस की वैल्यू क्या निकालोगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बेटा, तो ये आएगा कितना 25 माइनस 16, तो ये आ जाएगा बेटा 9। बेस का स्क्वायर बराबर 9, तो बेस की वैल्यू बेटा स्क्वायर रूट ले लोगे 9 का, तो ये 3 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 3 आ जाएगा। साइड लेंथ ले रहे हो तो प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए 3 यूनिट, है ना। तो अब कॉस थीटा बेस की वैल्यू आपको 3 यूनिट मिल गई, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ बेस की वैल्यू क्या हो गई 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा 5। एग्जैक्टली टेन थीटा बराबर आप क्या लिखोगे बेटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा 4 है, बेस की वैल्यू कितनी है 3, तो 4/3, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई कठिनाई तो आप जरूर बताइएगा। चलिए कुछ और फार्मूला है, उसको याद रखना बड़ा जरूरी है। साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ रहे हो और आपको फार्मूला नहीं याद आ रहा है या कहीं भी सवाल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज है बट आपको सही फार्मूला नहीं याद आ रहा है, तो आपसे आता हुआ कॉन्सेप्ट जैसे आपको लगा कि यार सवाल तो आ रहा है बट ना ये बेसिक कन्वर्जन जहाँ से होना ना उसका फार्मूला कुछ मिसिंग हो रहा है या भूल रहे हैं, सही नहीं आ रहा है, तो बेटा आपका सारा मेहनत तो बेकार हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं बार बार जोर देता हूँ, या दुनिया का कोई भी टीचर जो ढंग से आपको पढ़ाना जानता है वो एक ही बात बोलेगा कि बेटा अगर फिजिक्स अच्छा करना है तो एटलीस्ट आपको मैथ, बेसिक मैथ जितना क्लास में पढ़ाया जाता है और वेक्टर, ये 2 चैप्टर तो बहुत अच्छे से आने ही चाहिए, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम चीजें आएंगी फिजिक्स में। खैर सबसे पहले बात करते हैं, अगर साइन a प्लस बी हमको दिया हो तो इसकी वैल्यू कैसे लिखें। तो बेटा साइन a प्लस बी बराबर हम लिखेंगे, यहां से साइन a प्लस बी बराबर बेटा लिखेंगे साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है, यहां तक समझ गए। और अगर यहां माइनस हो जा रहा है बेटा तो कुछ नहीं होगा, यहां पे सिर्फ माइनस आ जाएगा, तो साइन a कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है भाई, फार्मूला याद रहना चाहिए।
कॉस ए प्लस बी, तो बेटा कॉस ए का मतलब होगा भाई कॉस ए प्लस बी का मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस यहाँ थोड़ा उल्टा चलता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है बेटा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है भाई। और यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी अगर होगा तो ये हो जाएगा बेटा कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आया, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होता है बेटा प्लस, यहाँ क्या हो रहा है देखो, प्लस है तो यहाँ प्लस, माइनस है तो यहाँ माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी बेटा। अब इसको देखिए, टेन ए प्लस बी, इंपॉर्टेंट फार्मूले ये सब आपको याद होने चाहिए, टेन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड हो जाएगा बेटा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको एक स्टेप बाय स्टेप सब पता होना चाहिए। इक्वल टू टेन ए माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ध्यान दीजिए अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और अगर यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा, यानी कि टेन ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है भाई। ये सभी फार्मूले आप सभी बच्चों को हमेशा याद होना चाहिए, इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि आपकी जरूरत है, इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं, इसलिए कि आपकी जरूरत है, इसलिए ये सभी फार्मूले स्टेप बाय स्टेप आप सभी को अच्छे से याद होने चाहिए, है ना। जो बच्चे रिपीटर होंगे, जो बच्चे 11 12 पढ़ लिए होंगे, उनको 100% ये पता होगा कि अगर ये सब नहीं आता है तो फिजिक्स के सवाल नहीं होते, है ना। कोई और ब्रह्मांड में मास्टर नहीं है जो आपको कोई और तरीका बता के, अगर ये सब नहीं आता है तो कोई मास्टर इस दुनिया में नहीं है जो आपको फिजिक्स पढ़ा सके, ठीक है। इसलिए आपको बेसिक चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके कुछ केसेस हैं, केस क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए कि अगर भाई ए बी बराबर हो जाए, मान लिया हमने एक्स, इसको आप थीटा मान लो, एक्स मान लो, जो आपको मानना है मान लो, कि अगर टेन मतलब ए और बी बराबर हो जाए, तो आप सोचो कि अगर यहाँ पे ए और बी बराबर एक्स हो जाए तो यहाँ टेन क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स प्लस एक्स, यानी कि साइन एक्स प्लस एक्स, यानी कि साइन टू एक्स हो जाएगा बेटा। तो साइन टू एक्स बराबर क्या लिखोगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो यार आप देख रहे हो साइन एक्स कॉस एक्स, यहां भी हो रहा है कॉस एक्स साइन एक्स, दोनों सेम है, तो आप इसको यहां जो प्लस है इससे जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब अगेन अगर कॉस 2x होता तो बेटा, अगर कॉस 2x होता तो ये क्या होता, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। यानी कि अगर हम इसको लिखे cos 2x को बेटा, cos 2x को, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक कन्वर्जन आप सभी को पता होगा कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर होता है बेटा 1, ये आपको पता ही है, क्यों भाई, ये तो पता ही है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर मैं इसको कन्वर्जन और करना चाहूं तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, मान लो साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखना चाहो तो 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, -1 और माइनस माइनस प्लस, तो इसको आप लिख सकते हो अगेन 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1, या अगर मैं cos x की जगह लिखना चाहूं, cos स्क्वायर x की जगह लिखूंगा तो क्या आएगा, cos स्क्वायर x की जगह क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या है माइनस, ये cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू बेटा, यहाँ क्या लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो भाई 2 बार माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो आप इसको लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं इसको और डिटेल में आपको चर्चा में
ले आना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि भैया आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करोगे, जनरली इंटीग्रेशन करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी है उनके स्क्वायर के फंक्शन को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। या फिजिक्स में बहुत जगह आता है कि साइन स्क्वायर एक्स की एवरेज वैल्यू क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स की एवरेज वैल्यू बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स की एवरेज वैल्यू बताओ, तो आपको इंटीग्रेशन करना होगा वहां पे वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। तो इसलिए आपको ये सब कन्वर्जन बहुत तहजीब से याद होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, cos 2x, cos 2x का सारा फार्मूला एक जगह लिख दिया जाए, cos 2x माइनस साइन, सॉरी cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या हम ये वाला फार्मूला लिख दें, ओ या हम ये वाला बेटा फार्मूला लिख दें, या हम ये वाला लिख दें। तो हम लिखेंगे बारी बारी से लिखेंगे। ये बराबर होगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या ये बेटा बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये cos 2x की वैल्यू हो गई बेटा। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यार ना हमको यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स को cos 2x के फॉर्म में कैसे लिखे, तो हम यहां से लिखेंगे बेटा साइन स्क्वायर एक्स बराबर, बेटा साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम इस तरफ ले जाएं, 2 साइन स्क्वायर एक्स को इस तरफ ले आएंगे, cos 2x को इस तरफ ले आएंगे, तो यहाँ आएगा 1 माइनस cos 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो बेटा यहाँ फार्मूला ऐसा कुछ हो जाता है 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। एग्जैक्टली जब मैं इस -1 को इस तरफ ले जाऊंगा बेटा, -1 को सोचो इस तरफ ले जाओ, तो हो जाएगा cos 2x प्लस 1, या 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। तो मुझे cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां से लिखूंगा cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ कितने सारे कन्वर्जन आपको ध्यान में रखने होंगे, ये आपको दिख रहा होगा लाइन बाय लाइन। इसलिए ये मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ कन्वर्जन आपको याद होने चाहिए, इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूं। अब यहाँ पे लिखते हैं बेटा साइन 2x की वैल्यू, साइन 2x की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी। अच्छा सोचो कि अगर यहाँ पे a और b हमारा x हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे साइन x प्लस साइन एक्स, सॉरी अरे यार tan x प्लस tan x, यानी कि जोड़ दोगे बेटा तो 2 tan x हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ क्या लिखोगे tan x इंटू tan x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये बेटा क्या हो जाएगा आपका tan 2x बराबर लिखोगे 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो ये बेसिक कन्वर्जन आप सभी को याद होना चाहिए। कन्वर्जन क्या है, ये सब फार्मूले है। क्लियर है? कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत कहीं भी होगा भैया, कमेंट बॉक्स खाली है, उसको जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, आप जरूर इस चीज को समझाएं, है ना। हो सकता है कि लेक्चर के दौरान कहीं कहीं कुछ ऑटो जूम होने के चक्कर में कभी कभी कुछ फेड हो जा रहा है ना। ट्रांजिशन स्टेट में जब जाता है तो कभी कभी क्या होता है, ऑटो फोकस के चक्कर में ये फेड हो जाता है। तो कृपया करके इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। वो 5 सेकेंड 2 सेकेंड 4 सेकेंड 10 सेकेंड मैक्सिमम ऐसा दिक्कत आता रहता है, 5 सेकेंड 7 सेकेंड का आता है, इसको आप अवॉइड करते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ जो प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस में दिए जाते हैं, या कहीं आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे तो वहाँ जो आपको पढ़ाया जा रहा होगा वही सारी चीज़ें यहाँ भी पढ़ाई जा रही हैं, सिस्टम से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए बेटा इतना हो गया, आगे देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक मैंने पीछे बता दिया आपको कन्वर्जन के लिए, एक मैंने आपको जस्ट पीछे बताया है कन्वर्जन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आइडेंटिटीज आपको याद रखने होंगे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमने तो खैर बता दिया कि साइन 90 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू और साइन 120 की वैल्यू कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, ये सारी चीजें। अब उस चीज को और देख लो अच्छे से। तो बेटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, फर्स्ट यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से मिलके बनने वाले क्वाड्रेंट को
पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस से मिलके बनने वाले क्वाड्रेंट को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव होता है, ये आपको पता होगा। ये दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। थोड़ा सा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ा दिया जाए, है ना। इसके साथ साथ बेटा जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा या इनके बच्चे, ये सारे के सारे इसमें पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यानी कि जब हमारा कोण 0-90 के बीच में होता है या बराबर होता है, तो जितने भी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा और इनके समुदाय के लोग, इनके भाई बहन, है ना, ये सभी क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे। सभी के सभी क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे, है ना। अगेन इधर क्या है भाई, माइनस एक्स एक्सिस, इधर क्या है बेटा, माइनस एक्स एक्सिस। माइनस एक्स एक्सिस और प्लस वाई एक्सिस से मिलके जो क्वाड्रेंट बना होता है उसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे एक्स निगेटिव होता है और वाई क्या होता है आपका, एक्स निगेटिव होता है और वाई क्या होता है बेटा आपका, पॉजिटिव होता है। एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव होता है बेटा, एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है बेटा। इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट का कब्जा किसका है, वो साइन थीटा और कोसेक थीटा का है। यानी कि यहाँ पे साइन थीटा और इसका भाई कौन है, कोसेक थीटा, ये दोनों क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे। बाकी आप टेन थीटा या उसका भाई जो भी है टेन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों बेटा क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ये दोनों क्या होंगे बेटा, निगेटिव होंगे। टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा निगेटिव होंगे। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, जो कि मिलके किससे बना होता है बेटा, माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस से मिलके जो क्वाड्रेंट बनता है उसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, इसे कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं भाई। इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, याद रहेगा। किससे मिलके बना होता है, माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस से मिलके जो क्वाड्रेंट बनता है उसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये किसका घर है, ये यहाँ पे कौन पॉजिटिव होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो आप कहोगे यहाँ पे टेन थीटा और इसका भाई कौन है, कॉट थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा ये बेटा दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। टेन थीटा और कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ओके सर, आगे और कौन कौन यहाँ नेगेटिव होगा बेटा, साइन थीटा या कोसेक थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों यहाँ क्या होंगे भाई, ये नेगेटिव होंगे बेटा। ये क्या होंगे, नेगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। याद रहेगा। यानी कि थीटा की वैल्यू जब 180 से अधिक हो और 270, 180 से अधिक और 270 से कम हो तो टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। ऐसे ही 270 से अधिक और 360 के बराबर या 360 से कम हो, है ना, तो कॉस थीटा और सेक थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। फिलहाल के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस से मिलके जो क्वाड्रेंट बनता है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस से मिलके जो क्वाड्रेंट बनता है इसे बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। प्लस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस से मिलके जो क्वाड्रेंट बनता है उसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है बेटा और वाई नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है बेटा। क्लियर है। अच्छा, ये सर किसका घर है, हमने बताया ये किसका घर होता है, यहाँ कौन पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा और इसका कौन भाई है, सेक थीटा। कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों यहाँ क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे। बाकी यहाँ पे टेन थीटा एंड साइन थीटा ये क्या होंगे भाई, ये दूसरे के घर में घुसे हुए हैं, सबके लिए एक एक घर है।
यहाँ पे ये नेगेटिव होंगे। समझ में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? कॉस थीटा सेक थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब जहां पे एंगल 270 से अधिक हो और 360 से कम हो। 360 से कम हो, है ना? तो इसको जनरली हम लोग बोल देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये किससे मिलकर बना होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? थीटा की वैल्यू 180 से अधिक होगी और 270 से कम होगी। यहाँ क्या होगा? 270 से कम होगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओहो, अब ऐसे भी लिख सकते। अरे यार भाई परेशान मत करो यार। ऐसे 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 भी लिख सकते हो भाई। अब यहाँ कह दो कोई यहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है, निगेटिव वाई एक्सिस 270 डिग्री बन रहा है। यहाँ कह दो ऐसे घूम के यहाँ आके खड़े हो गए इसी लाइन एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे खड़े हो गए, तो क्या वो कितना एंगल हो जाएगा? 360। तो क्या वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा? नहीं, वो तो सीधे एक्सिस हो जाएगा। इसलिए मैं पहले यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा रहा था। मैंने पहले यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया था। तो अगर साइन ना लगाया जाए तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो भैया ये थीटा का रेंज हो गया और इससे पता चलता है कौन सा क्वाड्रेंट। और यहाँ पे आप सोचो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से मैं बात करूं, लेस देन हटा दो। थीटा की वैल्यू जब 0 से अधिक हो और 90 से क्या हो बेटा? छोटी हो तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट। और थीटा की वैल्यू जब 90 से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से छोटी हो तो कौन सा क्वाड्रेंट चल रहा होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। और थीटा की वैल्यू अगर 180 से बड़ी और 270 से कम हो तो कौन सा क्वाड्रेंट चल रहा होता है? थर्ड। थीटा की वैल्यू अगर 270 से अधिक हो, 360 से कम हो तो कौन से क्वाड्रेंट में चल रहे हो? फोर्थ। कहानी समझ में आया? बेसिक कहानी है, कोई बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, बेसिक सी बात। और ये सारी बात तो मुझे लगता है मैंने पहले ही बता दिया। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू बेटा होती है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है बेटा साइन थीटा, है ना? और साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू बेटा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू 5 डिग्री भी होगी तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए आप? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ कौन पॉजिटिव होता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर यहाँ 90 लिखा है, यहाँ 90, यहाँ 90 बेटा, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है वो बदल जाता है ना? तो अगर यहाँ साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। अब देखना ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड में जा रहा है। तो साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। बट ये कॉस 90 प्लस थीटा यानी कि कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है बेटा, लेकिन यहाँ पे 90 लिखा हुआ है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम बदलेगा। तो यहाँ आएगा बेटा आपका माइनस साइन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो यहाँ पे सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये कॉट थीटा होगा। ठीक है, और 90 प्लस थीटा यानी कि आप सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए हो तो टेन 90 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। लेकिन 90 अगर यहाँ लिखा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम बदलेगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये बेसिक बात है जो आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आज का आखिरी स्लाइड क्या है उसको देख लेते हैं। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे सवाल में हम लोग लिखते हैं टेन थीटा नियरली इक्वल टू साइन थीटा। कहाँ पे? जहां पे थीटा की वैल्यू छोटी होती है। किससे छोटी होती है बेटा? कुछ कुछ जगह पे मेंशन होता है इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री अगर हो। कुछ कुछ जगह पे लिखा होता है नहीं भैया अगर 60 डिग्री से छोटा या 60 डिग्री के बराबर हो। तो हम इसको लेके ध्यान में चलेंगे। थीटा की वैल्यू अगर 5 डिग्री से छोटी या 5 डिग्री के बराबर हो, इसका मतलब क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं आपको बना के दिखाऊं जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है, तो बेटा थीटा की वैल्यू यहाँ 5 डिग्री से छोटी मान लो है और 5 डिग्री से छोटी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बेस है और जो हाइपोटेन्यूज है, इनका जो साइड लेंथ है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन परपेंडिकुलर है और बेस की वैल्यू भी वेरी वेरी ग्रेटर देन परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है
वो लगभग किसके बराबर है बेटा, बेस के बराबर है। लगभग किसके बराबर है, बेस के बराबर है। तो अगर साइन थीटा, सॉरी, अगर बेस की वैल्यू लगभग बराबर हो रही है किसके बेटा, बेस की वैल्यू किसके बराबर हो रही है, हाइपोटेन्यूज के बराबर। तो हम अगर साइन थीटा लिखें यहाँ पे, साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू बहुत छोटी है, तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू सोचो। अच्छा, टेन थीटा की वैल्यू ऐसे लिखा जाए, टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा की वैल्यू भाई हमने बोला कि ये लगभग हाइपोटेन्यूज लगभग बराबर है बेस के, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, तो भैया ये हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर, आप कहोगे बिल्कुल बराबर है। आप कहोगे बिल्कुल बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि कुछ ऐसा यहाँ दिख रहा है बेटा, कुछ ऐसा यहाँ दिख रहा है, ये वैल्यू बहुत छोटी है, ये बहुत छोटा है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, जो कि नियरली इक्वल टू हो रहा है टेन थीटा के, नियरली इक्वल टू हो रहा है किसके बेटा, टेन थीटा के नियरली इक्वल टू हो रहा है, ठीक है, टेन थीटा के नियरली इक्वल हो रहा है बेटा। और टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस होगी, यहाँ हाइपोटेन्यूज और बेस लगभग बराबर हो गए। तो जब भी अप्रोक्सीमेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो लिखते हैं साइन थीटा नियरली इक्वल टू टेन थीटा बराबर 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 क्या हो जाएगा, आप थोड़ा सा यहाँ भी लिख देते हैं, ये बराबर हो जाएगा बेटा लगभग आपका थीटा के, ये बराबर लगभग किसके हो जाएगा बेटा, थीटा के, ठीक है। और थीटा का फार्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है भाई थीटा का फार्मूला, क्या होता है बेटा थीटा का फार्मूला, आर्क अपान रेडियस, आर्क अपान रेडियस, और ये होता है रेडियन में आता है ना। तो ऐसे भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगेन अगर मुझे कॉस थीटा लिखना होता बेटा, यहाँ से कॉस थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला मैं क्या लिखता, सोच के बताइए, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, हमने बोला ये लगभग बराबर होंगे किसके, आपस में बराबर होंगे, तो ये लगभग बराबर हो जाएगा किसके बेटा, वन के, किसके बराबर हो जाएगा, वन के। तो ये जो एंगल अगर छोटा हो, लेस देन या इक्वल टू 5 डिग्री के आसपास हो, या कुछ जगह पे 7 डिग्री भी बताया जाता है, तो अगर कुछ ऐसा दृष्टिकोण कहीं दिखा कि भैया थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आप साइन थीटा नियरली इक्वल टू टेन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा लिख सकते हो। और थीटा का मैंने स्टार्टिंग में ही फार्मूला बताया, आर्क अपान रेडियस होता है, रेडियन में यहाँ पे हम वैल्यूज लिखेंगे। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू हमने बोला कि बेस अपान हाइपोटेन्यूज होगा, अब क्योंकि लगभग बेस बराबर हो रहा है हाइपोटेन्यूज के, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। तो ये था आपका स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, और यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री की पूरी कहानी, है ना, ट्रिग्नोमेट्री की पूरी कहानी। बाकी डिटेल जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, है ना, ग्राफ वगैरह बाकी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, ग्राफ वगैरह में पढ़ लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का ग्राफ क्या है, एक साथ पढ़ लेंगे ग्राफ, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल आप खुद से लगा सकते हैं, मैंने स्लाइड के दौरान यानी कि लेक्चर के दौरान आपको होमवर्क भी बहुत सारा अंदर अंदर दिया है, उन सभी सवालों को आप लोग जरूर करें, कोशिश करें, सिस्टम से पढ़ते चलें, ज़रूरत पड़े तो नोट्स अच्छे से अपना बनाते चलें, है ना। आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, समझ में आ रहा है। तो ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, हम लोग ऐसे कंटिन्यू आपको सपोर्ट करते रहेंगे थ्रू द लेक्चर्स, थ्रू द डाउट्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।